हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 4 फरवरी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एमटीएस हवलदार की शिफ्ट के लिए एक डू और डाई पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपकी सारी जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में कैसी है, क्योंकि ठीक आज से 5 दिन के बाद आप अपने पेपर में बैठकर पहले सेक्शन में रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल कर रहे होंगे। उसके बाद जीके और इंग्लिश के सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो जिस लेवल के और जिस पैटर्न के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे और जितने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर को आपको पूरा करना है बहुत अच्छी तरीके से। जितने भी टॉपिक से सवाल आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे, उतने टॉपिक से प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो जो टॉपिक से जितने हाई और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास कुछ न कुछ कम से कम आपके शिफ्ट के लिए 12 से 15 नंबर का इजाफा करा सकता है बहुत आराम से, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वही क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी को आपका पेपर है, तो ये पहला मॉडल पेपर आप जरूर कंप्लीट करिए बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1 या 2 फरवरी से जिनका पेपर 4 या 5 को होगा, उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वो जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, उनके जीमेल पर मैसेज आ जाएगा एसएससी की तरफ से। ओके, तो अपना जीमेल आप लोग अपडेट करके रखिए, कभी भी मैसेज आ सकता है। तो चलिए दोस्त, इस डू और डाई पेपर को डिस्कस करते हैं। आप सारे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जो कि कौन से नृत्य करती थी। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जो कि कौन से नृत्य करती थी। तो ये कथक नृत्य करती थी। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किसके साथ होता था। तो उपनयन के साथ होता था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो गोवा राज्य में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है। किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है। तो प्रियंका चोपड़ा की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है। तो ये वित्त मंत्री पद को संदर्भित करता है, जो दीवाने आला है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है। ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है। तो ये भूटान देश में मनाया जाता है ग्रीष्म उत्सव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने रन से हराकर पुरुष T20 विश्व कप जीता था। बताइए, वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराकर पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया था। रन से नहीं हराया था भाई, 8 विकेट से हराया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है। महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है, बताएंगे आप सभी। तो वर्ष 1917 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में
जो आपका 4 फरवरी से पेपर की शुरुआत हो रहा है। पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी पूरे 500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश से भी पूरे 500 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यदि आप अपने पेपर में बैठने से पहले ये टोटल 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले। बहुत क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएगा और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, तुरंत ये पीडीएफ अपने पास मंगाना है। जिन लोगों का एग्जाम है 4 से लेकर जब भी होगा, उन्होंने जब भी अपना स्लॉट बुक किया होगा तो इस टेस्ट को आप जरूर पढ़िए। और ये टेस्ट मात्र हमने आपके लिए भाई 50 रुपीज़ का कर दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 50 रुपीज़ आपको पे करना है और इस सभी को 1000 क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य हो चुका है जिनका भी एग्जाम एसएससी एमटीएस हवलदार में होने वाला है। ओके, इस नंबर आपको मैसेज करना, टीम तुरंत आपको प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा समय नहीं लेगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? टोटल 395 अनुच्छेद शामिल थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है? प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड किस शहर में आयोजित की जाती है? आप सभी को मालूम होगा कि नई दिल्ली में होता है भाई हर साल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? बताइए कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? तो बी नियमन अधिनियम 1773 के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंध रखते थे? तो ये बनारस घराने से संबंधित थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14, दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? बताएंगे आप सभी। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं जो दोआब हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास है आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली। प्लस आपने किस डेट को अपना स्लॉट बुक किया वो भी कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्योंकि आपको उसी तरह हमें क्लास भी देना होगा। आपके डेट वाइज जिस तरह से सवाल पूछे जाएंगे आपके 4 फरवरी के बाद तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपके पेपर में जीके जीएस करंट अफेयर इंग्लिश मैथ रीजनिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी तरह हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? चंद्रहुदड़ो पाया गया था भाई, जो कि बिना नगर दुर्ग के पाया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन अरविंद पनगड़िया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? किस वर्ष में और कहां पर किया था? 1928 में एम्स्टर्डम में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रंजनी हेब्बार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? रंजनी हेब्बार का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध कर्नाटक संगीत से था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19, 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया था? तो साथियों 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? मीर जाफर अली खान को घोषित किया गया था बंगाल का नवाब। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, लास्ट में स्कोर आप करिएगा कि आज के इस डू और डाई पेपर से आप सभी कितना स्कोर है। किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? किसी देश में केंद्रीय कितने बैंक हो सकते हैं बताएंगे आप सभी? तो केवल एक ही केंद्रीय बैंक हो सकते हैं भाई किसी देश में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए, वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे आप सभी किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में किसका उल्लेख नहीं है? जैसे विचार का है, आस्था और पूजा का है, अभिव्यक्ति का, लेकिन विश्वास और आशा का नहीं है भाई। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। शेरशाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? तो साथियों, किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? तो अग्नि को भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेन वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम ये किसकी प्रतिष्ठित कलाकार हैं? पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेन वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम ये किसकी प्रतिष्ठित कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम की प्रतिष्ठित कलाकार हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप सभी। थेरवाद को भारत के किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? तो श्रीलंका के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? तो फ्लोरीन की होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत की थी? तो साथियों, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत की थी? 8.86% की केवल थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। मुल्क राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 पुस्तक का नाम है, केवल आपको मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित पुस्तक बताना है कौन सी पुस्तक उनकी है। जैसे द वाइट टाइगर, ये किसकी है? अरविंद अडिगा की है, आप सभी को याद होगा। तो अनटचेबल किसकी है भाई? यही तो मुल्क राज आनंद की है। द गाइड किसकी है? आर.के. नारायण की है। ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द गाइड आर.के. नारायण, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, अनटचेबल मुल्क राज आनंद। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। टेनिस में ड्यू शब्द का अर्थ क्या है? टेनिस में ड्यू शब्द का अर्थ क्या है? 40-40 का टाई स्कोर है भाई। टेनिस में ड्यू शब्द का अर्थ ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहां से अब हम लोग इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप भी अच्छे तरीके से उसे तैयार करिएगा। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी टू प्रिवेंट आर एल्टर अ रिजल्ट आर कोर्स ऑफ इवेंट। किसी घटना के परिणाम या क्रम को रोकने या बदलने के लिए, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जैसे भाई किसी घटना के परिणाम या क्रम को रोकने या बदलने के लिए उसको एक शब्द क्या बोलेंगे? जैसे इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? अदलना बदलना होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं? अदली बदली बोलते हैं। क्या बोल देंगे भाई? अदली बदली बोल देंगे। तो ये हो नहीं सकेगा भाई। सेंटेंस का मतलब क्या दिया है कि किसी घटना के परिणाम या क्रम को रोकने या बदलने के लिए। इंटर रिलेट का मतलब क्या होता है भाई? इंटर रिलेट का मतलब क्या होता है कि परस्पर संबंध रखना, परस्पर संबंध रखना। ठीक है। इंटरवेन होगा भाई। इंटरवेन का मतलब कि हस्तक्षेप करना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है। और इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं सहभागिता बोलते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अलाइव एंड किकिंग। बताएंगे आप सभी। अलाइव एंड किकिंग का मतलब ध्यान रखिए भला चंगा स्वास्थ्य, यानी टू बी एक्टिव एंड हेल्थी बोलेंगे भाई। टू बी एक्टिव एंड हेल्थी यानी जो भला चंगा बिल्कुल स्वस्थ होते हैं।
ठीक है, सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए, टू बी एक्टिव एंड हेल्थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी एक का स्पेलिंग इनकरेक्ट है, पूरा नहीं, उसको सही करिए, बताइए। एड्रेस, कल ही तो हमने साथ बताया था क्लास में, एड्रेस का स्पेलिंग क्या होता है? ADDRESS। एड्रेस मतलब पता होता है। मिड डे मतलब क्या होता है? दोपहर। मिड डे मतलब क्या होता है भाई? दोपहर। कडल का मतलब क्या होता है? गले लगाना। कडल का मतलब क्या होता है भाई? गले लगाना होता है। ऑक्योर का मतलब क्या होता है? पाया जाना, घटित होना। तो इस सवाल का पहला ही आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। रितु वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड समवेयर आफ्टर स्कूल। रितु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बच्चों ने स्कूल के बाद कहीं और कर लिया, यानी क्या कर लिया भाई? वंडर ऑफ, यानी सैर कर लिया भाई। वंडर ऑफ्ड का मतलब हो जाएगा भाई सैर कर लिया, यानी रितु को यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसके बच्चे स्कूल के बाद कहीं और सैर कर लिया, कहीं और घूमने चले गए। जंप डेट, जंप डेट का मतलब कि अवसर का लाभ लेना होता है, तो ये होगा नहीं भाई। वंडर्ड एट, ये नहीं होगा भाई। फिनिश्ड अप, यानी किसी काम को समाप्त करना, तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई। जैसे इसेंस मतलब क्या होता है? सार। स्पेलिंग चेक करती रहेगा भाई आप लोग। टॉलरेंस, टॉलरेंस का स्पेलिंग क्या होता है? TOLERANCE होता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जो सहनशीलता होता है। सहनशीलता को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। प्रीफरेंस का मतलब क्या? जो पसंद होता है भाई, पसंद जो आपकी होती है, प्रीफर करते हैं आप लोग। इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आग्रह। क्या होता है? आग्रह। तो इस सवाल का बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये स्पेलिंग आपका ठीक है भाई, टॉलरेंस का, ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। केवल थोड़े समय तक चलने वाला, केवल थोड़े समय तक चलने वाला, क्या बोलेंगे उसे? जॉयस, आनंदपूर्ण होता है भाई। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेला होता है। परमानेंट, जो अस्थाई होता है। ट्रांजिस्टेंस, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्षणिक। जैसे ट्रांजिशन किसी में लगा, यानी आप कोई वीडियो एडिट करते हैं, बीच में आप देखते होंगे ट्रांजिशन लगा रहता है, जैसे ट्रांजिशन यहाँ लगा यहाँ लगा, तो ये वीडियो के बाद तुरंत दूसरा कुछ आ जाता है, यानी उसमें ट्रांजिस्ट लगा, यानी थोड़े समय के लगा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। यानी केवल थोड़े समय तक चलने वाले उसमें क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्ट बोलेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्रूशियल का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्रूशियल मतलब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल ही मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। इजी मतलब, इजी मतलब इजी यानी आसान, इजी मतलब आसान। मेनियल मतलब क्या होता है? महत्वहीन, छोटे स्तर का, ठीक है। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? तुच्छ। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। इस सवाल को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रीनाउनेड, रीनाउनेड का मतलब होता है कि प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है, फेमस, प्रसिद्ध। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? निम्न, अस्पष्ट, निम्न या अस्पष्ट। वेन मतलब क्या होता है? व्यर्थ, वेन मतलब व्यर्थ। नोटेड मतलब विख्यात, नोटेड मतलब विख्यात। ग्लोरियस मतलब यशस्वी, जैसे रिनॉर्ड मतलब फेमस, प्रसिद्ध, तो क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर हो जाएगा। रिनॉनेड का एंटोनिम ऑब्सक्योर होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल इन द करेक्ट डोनर। आप सभी को वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे कि ब्लड फाइंडर ऐप सही डोनर को ढूंढने में
बहुत उपयोगी है। जो ब्लड फाइंडर ऐप है वो सही डोनर को ढूंढने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसमें क्या फील होगा भाई, लोकेटिंग होगा भाई, लोकेटिंग यानी ढूंढने के लिए बहुत बेस्ट भाई जो ब्लड फाइंडर ऐप है ना, लोकेटिंग करने के लिए। अनलॉकिंग खोलने के लिए तो हो गया ना भाई, अनलॉक मतलब खोलना होता है। स्टार्टिंग शुरुआत ये तो नहीं होगा भाई इसमें। स्टैब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, लेकिन इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस दिया है, कुछ इसमें ग्रामेटिकल एरर है, उसी ग्रामेटिकल एरर को आपको बताना है। सेंटेंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा अच्छी तरीके से। कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग, बहुत ही ध्यान से। जैसे सेंटेंस देखिए, आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड फॉर द फिल्म। तो दोस्त मेरे, मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाने को लेकर रोमांचित था। ये आपका स्पेलिंग, इसमें आपका ये सेंटेंस बनेगा। लेकिन दोस्त मेरे क्या दिया, टू गोइंग आउट। टू गोइंग आउट के स्थान पर हमारे हिसाब से टू गो आउट होना चाहिए भाई। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि भाई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टू गोइंग आउट रॉन्ग है, इसकी जगह टू गो आउट होना चाहिए था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा भाई। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरिटेट का विलोम शब्द बताइए। जैसे कि इरिटेट हम कर देते हैं, किसी को गुस्सा दिला देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, यानी गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना यानी इरिटेट। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा। शॉक मतलब झटका देना, डिलाइट मतलब प्रसन्न करना, आनंद जॉय। फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डराना, फ्राइटन मतलब डराना होता है। एनॉय मतलब क्या होता है, परेशान करना। अब बताइए क्या होगा, गुस्सा दिलाने का उल्टा क्या होगा, डिलाइट हो सकता है भाई, प्रसन्न करना। डिलाइट मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना, आनंद देना। जिस प्रकार से हम किसी को गुस्सा दिला देते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, उसको आनंद दिलाएं, प्रसन्न करें, तो डिलाइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इंट्रोगेट का बताइए पर्यायवाची शब्द। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे पूछताछ वाला सेंटेंस, पूछताछ करना, बताइए इसका पर्यायवाची। मेडिटेट, ध्यान लगाना भाई, ध्यान लगाते हैं सुबह उठकर आप लोग, ध्यान लगाना, ठीक है। और आंसर मतलब उत्तर देना। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या होता है, जांच करना, जांच करना। उसके बाद डिले मतलब देर होता है भाई। तो क्या होगा, इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करना, तो इसका क्या होगा भाई, सिनोनिम्स। इन्वेस्टिगेट करना यानी जांच करना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए मैथ के सवाल है, उसे आप काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैथ के सवाल आप बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, ओके। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, 40 kg, 49 kg, 56 kg, 69 kg और 35 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा। ये साथी 2024 में जो SSC MTS का पेपर हुआ था ना, उसमें भाई हर शिफ्ट में 2-2 सवाल पूछ रहा था, यही वाला सेम सवाल। जैसे 40 kg प्लस 49 kg प्लस 56 kg प्लस 69 kg प्लस 35 kg वजन, इसका औसत कैसे निकालते, सभी को जोड़कर जितना है उससे भाग कर देंगे। 5 9 14, 14 26, 20 9 29 का 9 कैरी 2, 36 9, 9 5 14, 14 4 18, 4 4 22, 22 2 24, यानी 249/5 कितना आएगा, 5 चौका 20, 5 9 45, यानी 49 आपका समथिंग यानी 8 आएगा, 49.8 इस सवाल, यानी उन सदस्य वाले परिवार का औसत वजन कितना है, 49.8 kg का है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। इस सवाल को जरा सॉल्व करिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 15 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल प्राप्त होता है। दोस्त मेरे, जब इस तरह का सवाल है सबसे छोटी दे तो आप सभी को पहले तो एलसीएम निकाल लेना है। 20, 15, 30 का जितना आएगा उसमें 6 को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दहम 20, 15 ये रहेगा, ये 15 आएगा,
2 का भाग 30 में देंगे तो 15, फिर 2 से जाएगा 2 पच्चे 10, ये 15 रहेगा, 15 ये रहेगा, 3 से देखिए 5, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। अब देखिए 5 से हम भाग कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। एलसीएम में लास्ट में एक एक आना चाहिए, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 पंजे 60, यानी 20 15 30 का एलसीएम 60 आएगा। इसमें 6 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 होगा, तो वो सबसे छोटी संख्या कौन है? 66 है भाई। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था जिसे 20 15 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो कितना है भाई? 66 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 5 वर्षों के लिए 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीस में ज्ञात करिए। एसआई का फॉर्मूला लगा लीजिए भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3000, रेट हमेशा परसेंटेज में 3, टाइम 5 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 तिहाई 90, 30 का गुणा 3 में करेंगे 90, 90 पंजे कितना हो जाएगा? 5 9 45, यानी 450 हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 41 48 55 62 69 क्वेश्चन मार्क। 41 48 55 62 69 क्वेश्चन मार्क। 41 48 प्लस 7, 48 से 55 प्लस 7, 55 से 62 प्लस 7, 62 से 69 प्लस 7, यानी इसमें लॉजिक प्लस 7 का है, तो 69 में प्लस 7 को हम जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। एक निश्चित कोड भाषा में सिनेमा को 59 13 48 के लिखा जाता है और वार को 264 लिखा जाता है, तो उसी कोड में ए को कैसे लिखा जाएगा? सॉल्व करिए आप सभी। ये बेस्ट लेवल का सवाल। देखिए ए का कोड पूछा, सिंगल पूछा है, तो हम कॉमन चेक करेंगे। देखिए सिनेमा में ए है और वार में भी ए है ना? सिनेमा में भी ए है और वार में भी है, इसका मतलब कि ए कॉमन है, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो यही हमारा ए का कोड क्या होगा? 4 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट? हमेशा याद रखिए जब सिंगल पूछेगा तो कॉमन चेक करेंगे, यदि कॉमन मिल जाएगा तो उनके जो कोड हुआ होगा ना उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। देखिए ए पूछा तो ए दोनों में कॉमन है, सिनेमा में ये है, वार में ये है, तो इसके कोड में भी 4 देखिए कॉमन है। ओके, अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए कथन है भाई, कथन का जब सवाल आया तो पहले तो डायग्राम बनाना है। सभी बैग डफल है, यानी सभी बैग, सभी जो बैग है ना वो क्या पे डफल है। बैग को बी से लिख रहे हैं, डफल को डी से लिख रहे हैं। ठीक, पहला कथन तैयार है। सभी डफल कंटेनर, यानी जो सभी डफल है भाई, ये जो सभी डफल है क्या है भाई? ये कंटेनर है। ये हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है? कुछ कंटेनर क्या डफल है? क्या कुछ कंटेनर डफल है? बिल्कुल है भाई। पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है कथन के अनुसार। दूसरे का सभी बैग क्या कंटेनर है? सभी बैग क्या कंटेनर? बिल्कुल है, यानी दूसरे का भी अनुसरण कर दिया भाई। यानी इसमें तो निष्कर्ष पहला और दोनों अनुसरण कर रहे हैं भाई। तो कौन सा ऑप्शन है? न तो निष्कर्ष 1 नहीं, केवल निष्कर्ष नहीं, तीसरा का देखिए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो तीसरा का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? जब कथन और निष्कर्ष का सवाल है तो आप सभी पहले कथन का डायग्राम बना लेना, आराम से कर ले जाएंगे। चलिए आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? DBF, HPJ, LJN, PNR क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। तो साथियों हमने आपको कई बार बताया है कि जब आप यदि पहले अक्षर का कोड निकाल लेते तो आपका लगभग 100% सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन कोई भी कॉमन शुरुआत नहीं किया, केवल यस से, यप से, क्यू से, टी से। यदि हम केवल पहले अक्षर का कोड निकाले तो हमें मालूम हो जाएगा। देखिए D, H, L, P, केवल हम पहले अक्षर का कोड निकाल रहे हैं भाई। D 4, H 8, L 12, P 16, 4 से 8 प्लस 4, 8 से 12 प्लस 4, 12 16 प्लस 4, तो इसी प्रकार 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे कौन अक्षर आता है? टी। तो देखिए टी से कौन सा ऑप्शन शुरू है? डी वाला ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह साथी आप सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों फाइनली ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन से और इस डू और डाई पेपर से कितना स्कोर है। तो उम्मीद करूंगा आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार किए होंगे।
यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए अच्छे से, मेहनत करिए खूब भाई, समय नहीं बचाए। जितना प्रीवियस के साल उसको लगाइए अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिए। ओके, रिलैक्स में आप अपना पेपर देने जाइए, टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि पेपर इसी लेवल के सवाल आने वाले पेपर में। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।